दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। यूसुफ अल क़ईद का नॉवेल सरजमीन मिस्र में जंग, अंग्रेजी से तर्जुमा अजमल कमाल। पहला बाब, उम्दा। उम्दा का लफ्ज़ गांव या देहात के किसी मजमूए के मुखिया या सरबराह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके इंसलाकात में वो तमाम मानी शामिल हैं जो मसलन सिंध में बढ़ते जाने वाले दो लफ्ज़ों वडेरा और रईस में मुज़मिर हैं। अलावा अज़ीं, उम्दा लफ्ज़ खुद ज़बान की सतह पर जिस समाजी तासुब की अक्कासी करता है, उसका इजहार करने के लिए इसे उर्दू तर्जुमे में भी अंग्रेज़ी तर्जुमे की तरह जूं का तूं रखा गया है। अजमल कमाल। मैं नहीं जानता ये कहानी कहाँ से सुनाना शुरू करूं। मैंने सोचा था कि कल की रात मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी में एक तारीख़ी रात है। सोते वक्त मेरा जहन इसी नशे की कैफियत में था, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने मुझे एक अजीब हैरत में डाल दिया है। कल की रात तारीख़ी थी या आज का दिन, मैं नहीं जानता। कल का दिन एक अजीम दिन था। बरसों बाद कल मुझे खुशी अपने दिल में दाखिल होती महसूस हुई। जो ज़मीन हमसे सन 1954 में छीन ली गई थी, वो हमें लौटा दी गई। कल हमें अपनी इज्जत वापस मिल गई। कल का दिन ऐसा था कि उसके वस्फ बयान करना दुश्वार है। चूंकि अपनी ज़मीन दोबारा पा लेने से बढ़कर ज़िंदगी में और कोई खुशी नहीं हो सकती, मैं उसी साथ में मर जाना चाहता था जिस लम्हे मुझे अदालत के काजी के इस आदिलाना हुक्म का इल्म हुआ कि हमारी ज़मीन हमें वापस मिलेगी। मेरा रुख शुमाल की समत हो गया, उस सुर्ख ईंट की तरफ जो मेरे बाप की लहद में उनके सर के नीचे रखी गई थी और जो अब शिकस्ता होकर भुरभुरा गई होगी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक हमारी ज़मीन गैरों के कब्जे में है, उन्हें आराम नहीं मिलेगा और कब्र में उनके सर के नीचे रखी जाने वाली ईंट सख्त और सालिम रहेगी और उन्हें अबदी नींद से दूर रखेगी। ये ईंट उस वक्त तक शिकस्ता नहीं होगी जब तक हमें हकीकी खुशी नसीब नहीं हो जाती। अब हमारी ज़मीन हमें वापस मिल गई है। खुशी की ऊंची आवाज़ें, मर्दों की बंदूकों के धमाके और औरतों की मुसर्रत भरी चीखें आधी रात के बाद तक गूंजती रहीं। रात के आखिरी हिस्से में मुझे खुशी की ज्यादती से थकान महसूस होने लगी और पसलियों में, जिनसे मेरा दिल जोर जोर से धड़कते हुए टकरा रहा था, दर्द होने लगा। बिस्तर पर जाते वक्त मैंने हिदायत कर दी कि सुबह मुझे जगाया न जाए। मैं 20 बरस बाद आखिरकार जी भरकर सोना चाहता था। अगली सुबह मुझे कोई काम भी नहीं था, तो फिर क्यों ना उस लज्जत भरी कसालत और शीरीं आराम का पूरा लुत्फ उठाया जाए जो हमें पुराने दिनों में हासिल था। यह सब अभी कल का वाकया है। वक्त कितनी अजीब सूरत से गुजरता है। आज सुबह सवेरे मुर्गों के बांग देने से भी पहले मुझे खांसी का ऐसा शदीद दौरा पड़ा कि जब तक कै न हो गई आराम न आया, और उसके बाद मैं नींद में वापस न जा सका। कुछ अरसे से मेरी आदत हो गई है कि रात हमेशा अपनी सबसे छोटी बीवी के कमरे में गुजारता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि इसकी वजह यह है कि वो नई है और हर नई शय का खास मजा होता है, लेकिन ये बात सही नहीं। मेरी सबसे छोटी बीवी दरअसल नई नहीं है। उसे मेरे साथ रहते हुए बहुत साल हो चुके हैं। हर रात उसके कमरे में गुजारने की असल वजह यह है कि मुझे उसके साथ बहुत आराम मिलता है। उसका कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। खांसी के दौरे के बाद दर्द से मेरे सर और कनपटियों में धमक होने लगी। आसमान साफ था और हवा साकिन। 2 सितारे अब तक रोशन थे। शायद रात उन्हें भूल गई थी। दरिया के ऊपर आसमान पर मुझे तारों का एक झुरमट दिखाई दिया और उसके बराबर में 2 झुंडों के बांस एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। हवा में नीली रोशनी फैली हुई थी जो सुबह के धुंधले उजाले में घुल रही थी। सूरज निकलने से पहले मुझे कोई काम ना था और उसके बाद मुझे दवार यानी मर्दान खाने में जाना था। मैंने खादमा को आवाज देकर उससे वजू का पानी लाने को कहा। वो पानी का जग और पीतल की सिलफ्ची ले आई और मेरे हाथों पर पानी डालने लगी। जग में से कुछ मिट्टी बहकर मेरे हाथ पर गिरी, लेकिन मैं उस पर चीखा चिल्लाया नहीं। मैंने एक लफ्ज तक न कहा। मेरी बीवी मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मैं तिलाई किनारे वाले प्याले को अपने होठों तक ले गया और चाय का बड़ा सा घूंट मेरी जबान पर दौड़ गया। मैंने फौरन प्याले को वापस टिपाई पर रख दिया। चाय बिल्कुल तल्ख थी। मेरी बीवी उसमें शक्कर डालना भूल गई थी। मैंने अपने आप से कहा, अल्लाह हमें मुसीबत से बचाए। मैं डर रहा था क्योंकि कल रात मैंने खुद को इंतहाई मुसर्रत के आलम में महसूस किया था। आखिरकार मैं उन कुत्ते के पिल्लों पर गालिब आ गया था। जमीन हमें वापस मिल गई थी और बहुत जल्द हमसे छीनी गई हर शय हमारे पास वापस आने वाली थी।
فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ اور التحیات پڑھتے ہوئے مجھ سے سہو ہوا۔ مجھے اپنی توجہ کو مرکوز رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میری بائیں آنکھ پھڑکنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بات پیش آنے والی ہے۔ میں نے نماز پوری کر کے سلام پھیرا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے۔ معلوم ہوا کہ آج جمعہ نہیں ہے۔ مجھے کچھ سکون ہوا، کیونکہ جمعے کا دن اپنی نحس ساعت کے لیے معروف ہے۔ میری بیوی ناشتے کی سینی لے آئی۔ جو ہی میں نے خوان پوش ہٹایا، تلے ہوئے انڈوں اور گرم دودھ کے گلاس سے بھاپ کا ایک مرغولا اٹھا۔ میں نے ہر چیز پر نظر ڈالی، انڈے، فلافل، پنیر اور سب سلاد، لیکن میری بھوک رخصت ہو چکی تھی۔ میں نے روٹی اٹھائی، اسے 2 حصوں میں توڑا اور ایک لقمہ بنا کر کسی چیز میں ڈبویا، لیکن اس ایک لقمے کے بعد اور کچھ نہ کھا سکا۔ میں نے ہاتھ دھوئے اور چائے کے 2-3 پیالے پیے، پھر اپنی بیوی سے کہا الحمدللہ۔ اس کی پلکوں میں عجیب سی حرکت پیدا ہوئی اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیا کھانے میں کچھ خرابی ہے؟ نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ کل رات کے ہنگامے کے بعد میں رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکا، لیکن اسے میری بات پر یقین نہ آیا۔ کہنے لگی کہ اسے صبح سویرے سے میرے بارے میں فکر ہو رہی ہے۔ میں اٹھا، خوابگاہ میں جا کر الماری میں سے دن کے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ میرے بالکل پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کی چھاتیوں کا لمس اپنی پیٹھ پر محسوس کیا، لیکن اس سے مجھے ناگواری سی ہوئی۔ وہ مجھ سے یوں سٹ کر کھڑی تھی کہ مجھے اس کی چھاتیوں کی گولائی صاف معلوم ہو رہی تھی، لیکن اپنی حالت کا خیال کر کے میں چپ رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر سوال کیا، کیا آپ ناشتہ کیے بغیر چلے جائیں گے؟ لیکن میں اپنے خیالوں میں گم تھا۔ میں نے اس کی بات کا کچھ جواب نہ دیا اور باہر نکل آیا۔ میں اس کے لیے خاص طور پر بنوائے ہوئے مکان سے باہر آیا اور پرانے مکان کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ سارے کمروں کے دروازے بند تھے اور برآمدے میں نیند کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی پہلی بیوی کے حجرے کے سامنے سے گزرا، جو میرے بڑے بچوں کی ماں ہے اور جسے سب بڑی اماں کہتے ہیں۔ اس کے سامنے میری دوسری بیوی کا کمرہ تھا اور پھر بچوں کے کمرے تھے۔ میں ان سب کے پاس سے گزر کر طویلے میں پہنچا جہاں مویشی نیم غنودہ تھے، آنکھیں بند، جبڑے کاہلی سے آہستہ آہستہ جگالی کرتے ہوئے۔ ان کی چارے کی ناندیں خالی اور چاٹ چاٹ کر صاف کی ہوئی تھی۔ البتہ کتا جاگ رہا تھا اور اس نے دم ہلا کر اور میری ٹانگوں سے لپٹ کر مجھے پہچاننے کا اظہار کیا۔ میں مویشیوں پر ایک نظر ڈال کر آگے ذخیرے کی کوٹریوں کی طرف بڑھا۔ فصل کے غلے کی کوٹری، کھاد کی کوٹری، کیڑے مار دواؤں کی کوٹری، زرعی آلات کی کوٹری، سب کوٹریوں کے دروازے ٹھیک طرح بند تھے۔ میں دوار میں چلا گیا۔ ابھی بہت سویرا تھا، لیکن عادت کے برخلاف میری توانائی پر بظاہر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ بعض نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری زمین واپس مل گئی ہے۔ صرف زمین ہی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری زندگی واپس مل گئی ہے۔ پھر میں بیٹھ کر سگریٹ پر سگریٹ پینے لگا۔ رات کے چوکیدار اپنی بندوقیں اور کارتوس جمع کرانے آئے۔ پھر دن کا چوکیدار آیا اور ہچکچاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ وہ کسی بات سے خوفزدہ معلوم ہوتا تھا۔ جب اس نے رات میں وصول ہونے والے پیغامات کا دفتر مجھے تھمایا تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ وہ مجھے یہ پیغام پڑھ کر سنائے جیسا کہ روز سنایا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ لفظ پڑھے۔ میں نے دفتر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور فوراً اس کے خوف کا سبب جان گیا۔ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو لازمی فوجی خدمت کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ اب میرے سامنے سب کچھ صاف ہو گیا۔ دن یا تو دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے یا تنور کے دھوئیں کی طرح سیاہ۔ میں پیٹ ٹکا کر بیٹھ گیا، اونچی آواز میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وہ ہمیشہ خیر سے خوف کھایا کرتے تھے۔ مجھے ان کی بات آج تک یاد ہے، اگر زندگی تم پر مہربان دکھائی دے اور تمہارے داہنے ہاتھ میں کوئی بڑی نعمت آ جائے تو تمہارا بایاں ہاتھ ضرور خالی ہو چکا ہوگا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اگر داہنے ہاتھ میں کچھ دیتی ہے تو بائیں ہاتھ سے کچھ واپس بھی لے لیتی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میرے باپ کو بہت سی ایسی چیزوں کا علم تھا جن سے میں بے خبر تھا۔ چوکیدار اب تک میرے سامنے کھڑا تھا اور پیغامات کا دفتر اب تک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اعتراف ہے، اس وقت میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں ماضی کے دنوں کو حسرت سے یاد کرنے لگا، جب میرے باپ کوئی بھی ناممکن کام کر لیا کرتے تھے اور میں بھی جوانی کے دنوں میں سب کچھ کرنے پر قادر تھا۔ مجھے اپنا سردرد واپس آتا محسوس ہوا اور میرے خیالات لہروں کی طرح حرکت کرنے اور مجھے اپنے ساتھ دور افق تک لے جانے اور واپس صحن کی اس بینچ تک واپس لانے لگے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔
मैंने चौकीदार को भेज दिया, लेकिन पैगाम अब तक मेरे हाथ में था और दुनिया बिल्कुल मुझे अपने चेहरे के मुकाबिल मालूम हो रही थी। अगर मेरे बाप को ऐसी किसी सूरत हाल से साबिका पड़ता तो वो हंस देते और उनकी सब्ज आंखें रबी की फसल की तरह चमकने लगती। फिर वो मुस्कुराकर कहते कि अबू जैद अपनी हर मुश्किल से निपटने की तदबीर जानता है। अबू जैद कबीला बनु हिलाल से मुताल्लिक एक लोक दास्तान का किरदार है जो किसी भी जाल या दुश्वार सूरत हाल से निकलने की तदबीर ढूंढ लेने की सलाहियत के लिए मारूफ है। लेकिन मुझे उस वक्त एक तदबीर भी नहीं सूझ रही थी। मुंशी टेलीफोन के कमरे से निकल कर आया और मुझे इतने सवेरे वहां बैठे देखकर और सिगरेट के धुएं से घिरे मेरे मायूस चेहरे पर निगाह डालकर हैरत ज़दा रह गया। उसने मुझे गौर से देखा, इस्तग़फ़ार पढ़ी और फिर मुझसे पूछा कि क्या बात है। जवाब देने को मेरा जी ना चाहा। लोगों ने उसे बता दिया कि क्या हुआ है। उसने उस पैगाम की तरफ देखा जो अब तक मेरे हाथ में था और मुस्कुराया। मुझे उसके मुस्कुराने पर गुस्सा आया। तब वो बोला कि ये मामूली सी बात है और इस काबिल नहीं कि इस पर ज्यादा फिक्रमंद हुआ जाए। उसने मेरे करीब आकर सरगोशी में सिर्फ एक लफ्ज कहा, दलाल। उसकी बात मेरी समझ में ना आई तो उसने वजाहत की कि दलाल वो शख्स है जो किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल ढूंढ सकता है। तब मुझे वो आदमी याद आया जिसे इलाके के सब लोग मुताहिद या दलाल ही कहकर पुकारते थे और किसी को भी उसका असल नाम याद न था। वो हर किस्म के काम कर लेता था और उससे कुछ भी तलब किया जा सकता था। वो शुरू में प्राइमरी स्कूल में उस्ताद था, लेकिन फिर उसे रिश्वत या शायद जाल साजी के इल्जाम में, मुझे ठीक से याद नहीं, सजा हो गई थी। उसका मुकदमा कस्बे की निचली अदालत में पेश होना था, लेकिन अदालती निज़ाम इस कदर सुस्त रफ्तार है कि जो काम एक दिन में हो सकता है उसे करने में अदालतों को साल भर लग जाता है। चुनाचे मुकदमा कई बरस चलता रहा, पहले निचली अदालत में, फिर जिलाई अदालत में और आखिरकार काहिरा की अदालत आलिया में, जिसने उसे मुजरिम करार दिया। उसने अपील की, लेकिन अपील मुस्तरद हो गई। उसकी स्कूल की मुलाजमत जाती रही, लेकिन उसने दलाल के तौर पर काम करना जारी रखा। मैं बातों बातों में कहां से कहां निकल गया। अजीब बात है, जब कोई किस्सा सुनाना शुरू करो तो लफ्ज इमाम मस्जिद की तस्बीह के दानों की तरह एक के पीछे एक फिसलते चले आते हैं और किसी मकाम पर रुकना या पीछे जाकर किसी नुक्ते की वजाहत करना मुमकिन नहीं रहता। जिस वक्त मुंशी दलाल के बारे में बता रहा था कि वो हर तरह की मुश्किल को हल कर सकता है, मैं मुतरद्दिद था। एक तरफ मैं चाहता था कि मेरा बेटा फौज में जाए और तरबियत हासिल करे। आखिर वो कब तक लाडला बना रहेगा? मैं तमाम उम्र तो उसकी देखभाल करने के लिए बैठा नहीं रहूंगा। एक ना एक दिन तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ उससे दिन भर की जुदाई का ख्याल भी मेरी बर्दाश्त से बाहर था। वो मेरी सबसे छोटी औलाद था और उसकी पैदाइश के बाद मैं बीमार पड़ गया था। इलाज के सिलसिले में मैंने शहर शहर की खाक छानी, लेकिन कोई तबीब या किसी की दवा मेरे लिए शिफा बख्श साबित न हुई। मेरी हालत बिगड़ती ही गई। मुझे एहसास हुआ कि इंसान के लिए बीमारी से बढ़कर कोई इब्तिला नहीं और अच्छी सेहत कारून के खजानों के बराबर है। आखिर मेरे गदे कदामिया को काट कर अलग कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि यही वाहिद इलाज है। इसके सिवा वो हर तदबीर आजमा चुके थे। ऑपरेशन से पहले मुझे एक फॉर्म पर रजामंदी के दस्तखत करने थे। कागज के निचले हिस्से पर दस्तखत करते हुए मैंने अहद किया कि किसी को इस बात का इल्म न होने दूंगा। इस राज को पूरी तरह महफूज रखूंगा। मेरे इस ऑपरेशन का नतीजा मर्दानगी से महरूमी था और अगर गांव वालों को इस बात का पता चल जाता तो वो कह सकते थे कि अब मैं गांव के उम्दा के ओहदे का अहल नहीं रहा, क्योंकि उम्दा के लिए मुकम्मल मर्द होना जरूरी है। मैंने खुद को समझाया कि मेरी पहले से बहुत सी औलादें हैं, लेकिन इसके बावजूद घर लौटने पर मेरी दिल गिरफ्तगी बढ़ती गई और अपने सबसे छोटे बेटे से मेरा लगाव भी बढ़ता गया। लोगों का कहना था कि उससे मेरी मोहब्बत की वजह यह है कि उसकी माँ मेरी सबसे छोटी बीवी है, जो मेरी बड़ी औलादों की हमउम्र है, लेकिन असल सबब की किसी को खबर न थी। अस्पताल से लौटने के बाद मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि तीनों बीवियों में से किसके पास रहूं। मैंने तीनों से अपने ताल्लुक का जायजा लिया। बड़ी बीवी के लिए मेरा वजूद नाकाबिले बर्दाश्त था। दूसरी बीवी इसलिए चिरागपा थी कि मैंने उसके बाद एक और शादी कर ली थी। चुनाचे सिर्फ तीसरी बीवी बाकी रह गई। मैंने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि तीनों को इल्म होने से बेहतर है कि सिर्फ एक बीवी को मेरी हालत का पता चले। उस वक्त से मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। मेरी नींद कम हो गई। रात में कई बार मेरी आंख खुलने लगी।
नींद की नेमत से महरूम होने के बाद रात मुझे किसी काबूस जैसी मालूम होने लगी। मैंने रेडियो अपने सिरहाने रख लिया और जब उसके प्रोग्राम खत्म हो जाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि अभी रात का बड़ा हिस्सा बाकी होता जो मुझे तन्हा गुजारना होता था। मैं पुराने दिनों को हसरत से याद किया करता, जब रातें मेरी नींद के मुकाबले में बहुत छोटी होती थीं। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, मुझे अपनी छोटी बीवी से, उसके शबाब और ताजगी और कमसिनी से खौफ महसूस होने लगा। उससे दूर रहने का मेरे पास कोई बहाना न था। मैं उसे इस बड़े मकान में तन्हा नहीं छोड़ सकता था। सो मैं अल्लाह से मदद मांगता और उसके कमरे में उस अजाब को झेलता जिसे रात का नाम दिया जाता है। मैं खुद से सवाल करता, आखिर इंसान को ये अजाब क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? इस सुस्त रौ मौत के बदले अचानक और फौरी मौत क्यों नहीं आ जाती? लेकिन खैर, मुझे अपने बेटे की कहानी की तरफ लौटना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, उससे जरा देर की जुदाई भी मुझे शाक थी, लेकिन उसे अपने पास रखने का मेरे पास एक और अच्छा जवाब भी था। उसके किसी भी भाई ने लाजमी फौजी खिदमत अंजाम नहीं दी थी। मेरे सबसे बड़े बेटे को उस कानून के तहत इस्तस्ना मिल गया था जिसकी रूह से किसी गांव के उम्दा का बड़ा बेटा मुस्तस्ना करार पाता था। दूसरे को इसलिए कि वो हाफिज कुरान था, उसके सीने में कलाम रब महफूज था और उसे फकीह कहा जाता था। तीसरे को तलबी से बचाने के लिए मैंने पूरे 20 पाउंड खर्च किए थे, और उन दिनों पाउंड बड़ी कीमत रखता था। उन बुरे दिनों में मुझे 20 पाउंड खर्च करने पड़े थे। रहा मेरा चौथा बेटा, तो उसकी माँ गांव की सबसे हसीन औरत थी। आह, अच्छे दिन अब गुजर चुके हैं और उनके साथ बहुत सी हसीन चीजें भी। क्या वो दिन फिर लौटेंगे? मुझे यकीन है जरूर लौटेंगे। इन दिनों के अच्छे शगुन भी यही बताते हैं। मैंने अपने उस चौथे बेटे की माँ को तलाक दे दी। सचमुच नहीं, सिर्फ कागजी तलाक। चुनांचे वो बेटा मुतल्लिका औरत के तन्हा सहारे के तौर पर फौजी खिदमत से मुस्तस्ना करार पाया। यहाँ मुझे रुककर एक बात वाजह कर देनी चाहिए। मैं इन सब बातों पर अपने आप से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि हमें इस मौजू पर बाज़ाब्ता बातचीत कर लेनी चाहिए ताकि आप मेरे असल एहसासात को जान सकें। मैं जानता हूँ आपको इस बात पर गुस्सा आएगा। आप कहेंगे, ये कैसा मिस्री है कि इसे अपने बेटों को वतन के दिफा से दूर रखने में कोई तरीका इख्तियार करने से आर नहीं। लामबंदी के कानून में जो भी तरमीम की जाती है, यह उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। और आप ये भी कहेंगे, क्या हम सब मिस्र के बेटे नहीं? क्या ये हमारा वतन नहीं जिसकी हिफाजत हमें दिलो जान से करनी चाहिए? इसके अलावा गांव के उम्दा के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि गांव का हर जवान शख्स लाजमी फौजी खिदमत अंजाम दे। तो फिर मैं अपने बेटों को तलबी से क्यों कर बचा सकता हूँ? अगर गांव वालों को पता चल जाए तो वो क्या कहेंगे? मैं आपके एहसासात को समझता हूँ और आपके सवालात जिस नतीजे की तरफ इशारा करते हैं उससे भी वाकिफ हूँ कि मैंने अपने बेटों को उस जमाने में फौजी खिदमत से दूर रखा जब मिस्र को 3 संगीन जंगों का सामना करना पड़ा था जो उसकी तकदीर पर असरअंदाज होने वाली थी। लेकिन इन सवालों का सामना करते हुए मैं आपको अपनी सूरत हाल समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है आपको मेरे हालात का पूरी तरह इल्म नहीं है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मुझे अपने वतन मिस्र से मोहब्बत है और वादी नील की परस्तिश मेरे खून में शामिल है, और यह परस्तिश मुझे अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिली है। इस मोहब्बत की जड़ें तारीख में गहरी उतरी हुई हैं और ये उस जबानी कलामी हुब्बुल वतनी से कहीं ज्यादा हकीकी है जो आजकल की नस्ल का शियार है। मेरे जद्दे आला अहमद पाशा उराबी की फौज के एक गुमनाम सिपाही थे जिन्होंने मिस्र के वकार को बचाने के लिए जंग में हिस्सा लिया था। अहमद पाशा उराबी एक मिस्री कर्नल थे जो किसानों के खानदान में पैदा हुए और जिन्होंने सन 1882 में मिस्र पर अंग्रेजी और फ्रांसीसी तसल्लुत और तुर्क जरकसी ममलूकों की हुक्मरानी के खिलाफ मुसल्ला जिद्दोजहद की क़यादत की। ये मेरी मिस्र से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील और वतन से वफादारी की सबसे वाज़ेह शहादत है। लेकिन मैंने कभी अपने खानदान के उन बुजुर्ग का जिक्र नहीं किया जिन्होंने उराबी की जिद्दोजहद आज़ादी में शहादत पाई थी। मैंने इस राज को अपने तक ही महदूद रखा है और आज पहली बार इसका जिक्र कर रहा हूँ। आप बिलाशुबा जानते हैं कि मैं गाँव का उम्दा हूँ। मेरे बाप कहा करते थे, अगर हमारे खानदान में से कोई जंग पर गया तो हमारा शजरा नसब मुरझाकर जमीन की तरफ ढलकने लगेगा और फिर यह खानदान अपने उस इब्तदाई दौर से अपना सिलसिला नहीं जोड़ सकेगा जब मिस्र में ममलूकों और तुर्कों की हुकूमत थी। तो अब आपको पता चला कि मुझे इस शजरा नसब को खतरे में डालने का कोई हक नहीं पहुंचता। जाती तौर पर मुझे अपने बेटों को फौज में भेजने पर बहुत खुशी होती।
مسلح افواج میں خدمت انجام دینا تو ایک بڑا اعزاز ہے، لیکن میری پہلی خطا نے سارا معاملہ بگاڑ دیا جب میں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو فوجی خدمت سے استثنا دلوایا۔ اس کے بعد سے ہر بیٹا اپنا موازنہ اپنے بڑے بھائی سے کرتا ہے، اور جب میری ان سے اس بات پر تکرار ہوتی ہے تو ان کا تلوار کی ڈھال جیسا تیز جواب یہی ہوتا ہے کہ اور کسی بھائی نے بھی تو فوجی خدمت انجام نہیں دی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور ہمیں بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا۔ میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو فوج میں ضرور بھیجنا چاہتا تھا، لیکن بالفرض اس کی ماں اپنا موازنہ میری دوسری بیویوں سے کرے اور اپنے ساتھ بھی انہی جیسے سلوک کا مطالبہ کرے۔ کیا ہو اگر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے، کیا یہ کافی نہیں کہ مجھے تمہارا عیب جھیلنا پڑ رہا ہے؟ صرف وہی میرے راز سے واقف ہے۔ میری تینوں بیویوں میں سے وہی سب سے زیادہ قابل اعتبار تھی اور اسپتال سے لوٹ کر میں اسی کے بستر پر سوتا آ رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا گیا تو شاید یہ راز راز نہ رہ سکے اور پورے گاؤں کو معلوم ہو جائے۔ ہم اس ماں کے احساسات کا کیوں کر تصور کر سکتے ہیں جس کے اکلوتے بیٹے کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ آج کل کی فوج اور ہمارے زمانے کی فوج میں بہت فرق ہے۔ اب فوج کے سپاہیوں کو حقیقی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، اصلی حرب و ضرب اور قتال سے دوچار ہونا ہوتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ چنانچہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کون ہے جو اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج سکے؟ اس لیے میرا دلال سے ملنا نہایت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی، میری سب سے چھوٹی بیوی برسوں سے اپنے بیٹے کے لیے ایک بھائی کی آرزو مند تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دوبارہ کیوں حاملہ نہیں ہوئی۔ دیہات میں یہ سب باتیں عورتوں تک محدود رہتی ہیں اور مرد ان کا ذکر نہیں کیا کرتے، لیکن جب میں نے اسے اپنے آپریشن کے بارے میں بتایا تو وہ رونے لگی اور بولی کہ کاش اسے اس بات کا پہلے سے علم ہو جاتا اور وہ اپنے بیٹے کو زندگی بھر کے اکلوتے پن کے عذاب سے بچا سکتی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ اس کے بھائیوں کی پوری پلٹن موجود ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ سب سوتیلے بھائی ہیں۔ یوں میں اس مصیبت میں پھنس گیا۔ لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا سب سے چھوٹا بیٹا میری نظروں سے ہرگز دور نہیں ہوگا۔ میں نے جا کر دلال سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ سوچ کر کچھ اطمینان محسوس کیا کہ میری مشکل جلد ہی حل ہو جائے گی۔ میں دلال کو اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا اور اس کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے اپنے تعلقات، دوستوں، رشتہ داروں اور سب سے بڑھ کر اپنے پیسے کو استعمال کروں گا۔ ہم سب آج کل کے شعار سے واقف ہیں، اگر آپ کی جیب میں 1 پیسہ ہے تو آپ کی قدر 1 پیسے کے برابر ہے، اور میرے پاس الحمدللہ لاکھوں ہیں، اور جب تک پیسے کو رب سمجھا جاتا ہے جیسا کہ آج کل دستور ہے، اس وقت تک مجھے کوئی اندیشہ نہیں۔ بہت جلد اس ملک میں ڈاکٹر لوگوں کا آپریشن کر کے ان کے دل کی جگہ پاؤنڈ کا سکہ رکھنے لگیں گے تاکہ خون کے سرخ اور سفید خلیوں کے بدلے سنہری سکے رگوں میں گردش کریں۔ جب وہ وقت آیا تو ہمیں ہمارا جاہو حشم اور روب و داب واپس مل جائے گا اور ہم ایک بار پھر مصر کے حکمران ہوں گے۔ میں کچھ دیر آرام کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کے اندر گیا جہاں میرا سب سے چھوٹا بیٹا اب تک سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ ظہر کی اذان کے وقت تک صاحبزادے پڑے سو رہے ہیں۔ میں نے خود سے کہا، واللہ اسے راہ پر لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے، لیکن حالات جب ایسے دشوار ہوں تو انسان کیا کرے۔ میں نے اپنی بیوی سے سفر کا لباس نکالنے کو کہا۔ گاؤں میں تو میں بھی سب کی طرح جلابیہ ہی پہنتا ہوں، اگرچہ میرا جلابیہ درآمد شدہ قیمتی کپڑے کا ہوتا ہے جو آج کل پورے صوبے میں نایاب ہے، لیکن سفر پر جاتے وقت یعنی گاؤں سے باہر نکلتے وقت میں سوٹ پہنتا اور تازہ ترین ماڈل کا سیاہ چشمہ لگاتا ہوں، کولون کی خوشبو چھڑکتا ہوں اور کسی بھی بڑی سے بڑی تنخواہ اور اونچے سے اونچے عہدے والے آفندی سے کہیں بڑھ کر دکھائی دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں ضلعی صدر مقام چاہ رہا ہوں۔ اس کے سوا میرے گھر میں کوئی اور میرے آنے جانے کے بارے میں سوال کرنے کی مجال نہیں رکھتا، صرف اسی کو میں نے یہ امتیاز بخش رکھا ہے، لیکن اس نے میرے وہاں جانے کا سبب نہیں پوچھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا تاکہ اسے میری اہمیت اور رسوخ کا اندازہ ہو سکے، مگر مجھے ڈر ہوا کہ یہ بات پھیل جائے گی اور اس میں اور باتیں اور تفصیلات بھی جوڑ دی جائیں گی۔ میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ اگر کوئی بات 2 سے زیادہ افراد کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کا چھپا رہنا دشوار ہوتا ہے۔ ہم اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، اونچے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔
यही वजह है कि मुझे राजदारी बरतनी पड़ती है। लेकिन एक रोज मेरी बीवी मेरे किए हुए काम को जान जाएगी और तब वो मुझे पहाड़ से ज्यादा ऊंचा और शेर से ज्यादा ताकतवर समझेगी। मैंने किराए की खास कार तलब की और दरवाजे के पास उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में कार आ पहुंची। मैं पिछली सीट पर बैठा। टेलीफोन के कमरे के मुंशी ने कार का दरवाजा बंद किया और खुद आगे की सीट पर ड्राइवर के बराबर बैठ गया। उसने सामने लगे हुए आईने में मेरा फिक्रमंद चेहरा देखा और मुस्कुराया। वो रास्ते भर मेरा हौसला बढ़ाता रहा, कहता रहा कि यह मामूली सी मुश्किल है जो आसानी से हल हो जाएगी। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया। मैं ये नहीं कह सकता कि सफर के दौरान मैं खुश था, लेकिन गमगीन भी न था। गांव के कई लोगों ने मुझे गुजरते हुए देखा और मुझे सलाम करने के लिए कार को इशारे से ठहराया। उनमें से एक ने ख्याल जाहिर किया कि मैं हुकूमत के आला अहलकारों का शुक्रिया अदा करने काहिरा जा रहा हूं क्योंकि मेरी जमीनें मुझे वापस मिल गई हैं। मैंने उसकी बात की तरदीद या तायीद में कुछ न कहा। मेरे ख्याल में यही तरीका सबसे बेहतर था। इस तरह लोग मेरे सफर का असल सबब जान नहीं सकेंगे। रास्ते में कार जमीन के उन कितों के पास से गुजरी जो लौटाई जाने वाली जमीन में शामिल थे, और उन्हें देखकर गुजरे हुए कल के वाकयात मेरे जहन में ताज़ा हो गए। मुझे दोबारा अपने बाप का ख्याल आया। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, हमारा हक एक न एक दिन बहाल होकर रहेगा। मैंने उन्हें जवाब दिया था, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ये एक तल्ख कहानी है, लेकिन अब जबकि वो दिन गुजर चुके हैं, आपको गुरेज के तौर पर यह कहानी सुनाने में कोई हरज नहीं। ये फौजी इनकलाब के 2 साल बाद की बात है। मेरे बाप ने अपनी जमीन हम सब बहन भाइयों में बांट दी थी। जमीन का एक किता ऐसा था जो हमने उन्हीं दिनों खरीदा था, लेकिन उसकी रजिस्ट्री का तवील अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए उसका बंटवारा नहीं हो सका था। एक सुबह इनकलाबी हुकूमत की तरफ से कुछ अहलकार हमारे गांव में पहुंचे, जिनकी क़यादत फौजी हेडक्वार्टर का एक अफसर कर रहा था। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसी दस्तावेजात हैं जिनसे मेरे बाप का तुर्कीउल असल होना साबित होता है, और यह भी मालूम होता है कि उन्होंने मिस्री शहरियत हासिल करने के लिए जो तरीके इख्तियार किए थे वो कानून से पूरी तरह मुताबिकत न रखते थे। चुनांचे उन्होंने वो जमीन जब्त कर ली जो अब तक उनके नाम पर थी। चूंकि हमारी माँ और उनके वालिदैन मिस्री थे और हम सब भाई बहन यहीं पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने हमारी पूरी ज़मीनें जब्त नहीं की। अलबत्ता उन पर ज़राई इस्लाहात के कानून का इतलाक हुआ और मुकर्ररा हद से ज़ायद ज़मीन हुकूमत ने अपने कब्जे में ले ली। मेरी बहनों की ज़मीनें नहीं ली गईं और मेरे छोटे भाइयों पर भी इस कानून का इतलाक नहीं हुआ, लेकिन मेरा मामला मुख्तलिफ था। मेरे नाम पर बहुत सी ज़मीनें थीं क्योंकि मेरे बाप ने बंटवारे के वक्त मुझे मेरे भाइयों पर तरजीह दी थी। फिर कुछ ज़मीन मेरी पहली बीवी की मिल्कियत में थी जो उसने शादी के बाद मेरे नाम कर दी थी, और यह भी सरकारी तौर पर मेरी मिल्कियत हो गई थी। कानून में मुकर्रर करदा हद से जायद मेरी सारी ज़मीनें जब्त कर ली गईं। मेरे पास सिर्फ 200 फिदान ज़मीन रह गई। फिदान ज़मीन की पैमाइश की इकाई है जो रकबे में कमोबेश 1 एकड़ के बराबर होती है। ज़मीन की मिल्कियत छीन लिए जाने का सदमा मेरे बाप की बर्दाश्त से बाहर था। उन पर फालिज का हमला हुआ और उनका पूरा दाहिना पहलू शल होकर रह गया। वो अपने दाहिने बाजू, दाहिनी टांग, यहाँ तक कि अपने मुंह के दाहिने हिस्से को भी हरकत देने के काबिल न रहे। वो बड़े हौलनाक दिन थे। वो लोग जिन्हें अब तक भरा हुआ पेट सिर्फ ख्वाब में दिखाई देता था, हमसे गुस्ताखी से पेश आने लगे। इससे चंद दिन पहले तक गांव के किसी शख्स की मजाल न थी कि मेरे बाप के सामने से गुजरते हुए अपने गधे से उतर न पड़े। वो दिन रुखसत हुए जब मेरे बाप जिस किसी पर खफा होते उसे ले जाकर काफूर के उस पेड़ से बांध दिया करते थे जो हमारे आंगन में अब तक खड़ा है। जमाना हर चीज को खाक में मिला देता है। जिस दिन हमारी जमीन फौजियों के कब्जे में गई, उस दिन से खेत मजदूर और दूसरे मुलाजिम हमसे और ही तरह पेश आने लगे। लोग मुंतकिमाना इत्मीनान के साथ खुल्लम खुल्ला कहने लगे कि उन्हें मेरे बाप की बीमारी से बहुत खुशी है। बाज औकात ये बातें मेरे मुंह पर भी की जाती। मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता था। मुझे खौफ होता था कि अपनी ज़मीनें वापस लिए बगैर ही मर जाऊंगा, जिसका मतलब यह था कि मरने से पहले उन उसूलों पर मेरा ईमान बहाल नहीं हो पाएगा जिनमें सबसे बड़ा उसूल यह था कि दुनिया में हक की फतह होती है। लेकिन मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं चाहता कि मैं नाकिस ईमान के साथ उसके हुजूर में पेश हूँ। अचानक
और बिल्कुल तवक्को के बरखिलाफ सुबह का नूर फैल गया। हमारी जमीनें अब हुकूमत के कब्जे से आज़ाद थीं और उनमें से कुछ हमें लौटा भी दी गईं। फिर मैंने ये साबित करने के लिए मुकदमा दायर किया कि मेरे बाप की रगों में दौड़ने वाला खून खालिस मिस्री था और गैर मुल्की खून कभी हमारे खानदान के किसी फर्द की रगों में नहीं दौड़ा। हमारे जद्दे आला ने खौफों के हरम की तामीर को अपनी आंखों से देखा था। ये बात 1 साल पहले हमारी जमीनों में शामिल एक खेत की खुदाई से तारीखी और साइंसी तौर पर साबित हो गई थी। फिर कल वो फैसला आया जिसकी रूह से हमारी जमीनें हमें वापस मिलने वाली हैं। मैं इस हुक्म के इस कदर जल्द सादिर होने पर मुताज्जिब था क्योंकि मिस्र की अदालतें अपनी सुस्त रवि के लिए मारूफ हैं, लेकिन शायद हम जैसे मजलूमों के मामलात को जल्द से जल्द निपटाने के लिए उन्हें खास हिदायतें जारी की गई थीं। जिस वक्त मुझे ये खबर मिली, मेरे मुंह से निकला, जो कुछ लौटाया गया है वो उतना अहम नहीं, असल अहमियत उसकी है जो आगे चलकर हमें वापस मिलेगा। मेरी पिछली तवानाई लौट आई। मेरा जोशो खरोश जो मजालिम के बोझ तले दब गया था, फिर पहले की तरह फूट निकला और गुजरे दिनों की मुसर्रत मुझे एक बार फिर महसूस होने लगी। मैंने अगले पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवार बनने का फैसला कर लिया। अरब इश्तराकी पार्टी के लौंडों का हमेशा के लिए सफाया करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने की भी पेशकश की तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। अब या तो वो रहेंगे या मैं। उन्हें बस पिछले 16 बरस के अरसे पर ही सब्र करना होगा जब वो मामलात को अपनी मर्जी से चलाया करते थे और तकरीरों और तालियों के मज़े लूटते रहे थे। अब एक बार फिर आला खानदानी लोगों की मर्जी चलेगी और क्या अजब कि मेरे किसी बेटे को कोई ऊंचा ओहदा मिल जाए। मेरे बाप कहा करते थे कि मिस्र की सरजमीन में 2 तरह के लोग बसते हैं, आला खानदानों के बच्चे और कुत्तों के पिल्ले। देहात में ऊंचे लोग वो हैं जिनके पास 100 फिदान से ज्यादा जमीन है और जिनके पास कोई जमीन नहीं, वो दूसरे तबके में है। इन 2 इंतहाओं के दरमियान मरातिब का पूरा सिलसिला है जिसमें खेत मजदूर, बटाई पर खेती करने वाले और बेरोजगार हर तरह के लोग पाए जाते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप जान सकें कि कल रात मैं किस कदर खुश था। तब आपको मेरी बात का यकीन आ सकेगा कि रात मेरी पलक से पलक नहीं लगी। अब जो हालात हैं उनमें मेरे बेटे को फौजी खिदमत के लिए तलब नहीं किया जाएगा। अगर आप सन 50 के अशरे के इब्तदाई बरसों में मिस्र में रहे होते तब आपकी समझ में आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस वक्त आपको इसकी संगीनी का अंदाजा होता और आप मेरे अफ़आल से दरगुजर करने के लिए 1000 सबब तलाश कर लेते। दूसरी तरफ अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने उस अजीबो गरीब दौर की जबान को अपनी माँ के दूध के साथ पिया है, तो फिर आपकी तरफ से मेरी बात समझने या मेरे तर्ज अमल का जवाब तलाश करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैंने अपनी सारी उम्मीदें आने वाले दिनों से लगा रखी हैं। वो दिन आप पर हर चीज को बखूबी वाज़ह कर देंगे। हमारी नस्ल ही बदकिस्मत है। फौजी इनकलाब ने महज हमारी जमीन, शान शौकत और इक़्तिदार ही को नहीं छीना, बल्कि 16 बरस का अरसा हमारी उम्र से साक़ित हो गया। और इन बरसों में हम क्या कुछ कर सकते थे इस मिस्र के लिए जिससे हमें इस कदर मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब एक बार फिर हम पहले की तरह महफूज हैं। काबूस खत्म हुआ, नफरत मिट गई और सिर्फ मोहब्बत बाकी रह गई। ये कमबख्त जंग मालूम नहीं कब खत्म होगी। अमन इस कत्लो गारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। हम जिला सदर मकाम इताई अल बारूद पहुंचे। मुंशी ने ड्राइवर को दलाल के घर का रास्ता बताया और जब हम वहां पहुंच गए तो वो दरवाजा खटखटाने के लिए उतरा। मैं कार ही में बैठा रहा। सुबह मुंशी ने कहा था कि मुझे दलाल से मिलने खुद नहीं जाना चाहिए। उसने पेशकश की थी कि वो जाकर दलाल को गांव तक ला सकता है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उसकी आमद से लोगों के जहनों में शुबहात पैदा हो सकते थे। हर शख्स जानता है कि दलाल के आने का सबब हमेशा कोई गैर कानूनी काम होता है, और ख़ासकर अगर वो ऐसे मुसर्रत के मौके पर आया होता जब हमारी ज़मीनों के लौटाए जाने का हुक्म जारी हुआ है, तो हमारे दुश्मन इस हुक्म के इस्तेनाद पर शक करने लगते। वो सोचते कि यह हुक्म रिश्वत या ख़ास ताल्लुकात की बुनियाद पर जारी करवाया गया है, और किसे मालूम कि इससे मुस्तकबिल में मेरे या मेरी औलाद के लिए क्या मसाइल पैदा होते। मुंशी लौटा और मुझसे बुलंद आवाज में अंदर चलने की दरख्वास्त की। उसने मेरे नाम के साथ बे का लाहिका जोड़ दिया, जो उन पुराने अच्छे दिनों की यादगार है जो अब मेरे जहन से महव हो चुके हैं।
मैं कार से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दलाल के घर में दाखिल हो गया और बैठक में उसके आने का इंतजार करने लगा। मुंशी ने मुझे बताया कि दलाल सो रहा है। मुझे इस बेफिक्री पर उससे हसद महसूस हुआ। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके वजूद से दिन की नींद की बू आ रही थी और आंखें सूजी हुई थी। उसके दाहिने गाल पर पड़े हुए सुर्ख निशानों से लगता था कि वो चटाई पर बगैर तकिए के सोता रहा है, या सोते में उसका सर तकिए से सरक कर चटाई पर आ गया होगा और वो जागे बगैर यूं ही सोता रहा होगा। उसने मेरे सामने की कुर्सी पर बैठकर मुझे खुशामदीद कहा और हाल दरियाफ्त किया। उसने कहा कि उसे मेरे चेहरे से फिक्रमंदी झलकती महसूस हो रही है। मालूम होता है कि कोई परेशानी की बात है। चुनांचे मैंने उसे पूरी बात बताई। उसने सिगरेट सुलगाया और एक सिगरेट मुझे भी पेश किया, लेकिन मैं अपने दरामद शुदा ब्रांड के सिवा कोई और सिगरेट नहीं पीता। फिर उसने पूछा कि क्या मैंने इससे पहले अपने बेटे की तलबी को मुलतवी कराने की कोई कोशिश की है। उसने कहा कि जाहिर है मेरे बेटे स्कूल तो जाते ही होंगे और मेरा ये बेटा भी कहीं पढ़ रहा होगा, और इस तरह उसे अपनी तलबी को कई बार मुलतवी कराने का कानूनी हक हासिल होगा। मैं अपनी मायूसी और गुस्से को छुपाने के लिए हंसा और फिर उसे बताया कि मेरा ये बेटा बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है और इब्तिदाई स्कूल की तालीम भी पूरी नहीं कर सका। मैंने उसे हर तरह की सहूलत फराहम की, लेकिन वो कई साल तक फेल होता रहा। फिर मैंने उसका दोबारा दाखिला कराया और जब वो इस बार भी फेल हुआ तो मैंने उसे सदर मकाम के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन उसकी माँ ने उसे गांव से बाहर भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि उसके सौतेले भाई उसके साथ बुरा सलूक करेंगे। वो बोली कि उसने ख्वाब में देखा है कि उसके भाई हसद के मारे उसे जहर दे रहे हैं और वो उसे अपनी नजरों से दूर करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी सूरत में वो खुद उसके साथ जाएगी। उसे जाने की इजाजत देने को मैं तैयार न था। फिर चंद रोज बाद उसने मुझसे ऐसी फरमाइश की जिसका मैं तसव्वुर तक न कर सकता था। उसने इसरार किया कि उसके बेटे को स्कूल से उठा लिया जाए क्योंकि वो यकीनन इस बार भी फेल होगा और इस नाकामी से उसके लिए जिंदगी भर की नफ्सियाती उलझनें पैदा हो जाएंगी। यूं भी उसका ख्याल था पढ़ाई लिखाई और डिग्री उसके किस काम की तलाश में तो उन्हें निकलना पड़ता है जिनके घर में खाने को ना हो। दलाल उस वक्त तक दूसरा सिगरेट सुलगा चुका था और मेरी बात सुनते हुए धुएं के छल्ले बना बना कर उन्हें हवा में तहलील होते देख रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि अगरचे मेरे बेटे को तलबी से बचाना उसके लिए आसानी पैदा करना है, लेकिन इतना कह देना उसका फर्ज है कि लड़के को मर्द बनाने के लिए जरूरी है कि उसे फौज में भेजा जाए, और अगर ये मौका ज़ाय हो गया तो फिर उसे सुधारना मुमकिन नहीं रहेगा। मैंने कहा कि मैं उसकी बातों की कदर करता हूँ और इस हमदर्दी के लिए उसका ममनून हूँ, लेकिन हर शख्स की अपनी मजबूरियां होती हैं और मैं भी एक दुश्वार और पेचीदा सूरत हाल में हूँ। मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकता। अगर तलबी का हुक्म किसी और मौके पर आया होता तो मैं खुद उसे जबरदस्ती महाज पर भेज देता। दलाल ने मेरी बात काट दी और बराह रास्त असल मौजू पर आ गया। उसने कहा कि मुझे शुरू ही में उसके पास आना चाहिए था। इस पर मैंने ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि मैं तलबी का हुक्म मिलते ही सीधा उसके पास आया हूँ। उसने कहा नहीं, शुरू से मुराद यह है कि जब मेरा बेटा कम उम्र था तभी मुझे फैसला कर लेना चाहिए था कि उसे फौजी खिदमत अंजाम नहीं देनी है। तब वो कोई आसान राह निकाल सकता था और उसमें मेरा एक पैसा भी खर्च ना होता। बोलते हुए उसके अंदाज से नींद और कसालत गायब हो चुकी थी और वो पुरजोश मालूम होने लगा था। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि आज आपके बेटे की तलबी का हुक्म क्यों जारी हुआ है? इसलिए कि चंद महीने पहले उसने जिलाई सदर मकाम में अपने शनाख्ती कार्ड के इजरा की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त के कागजात में से एक फॉर्म ऐसा है जो काहिरा में फौजी भर्ती के दफ्तर को भेजा जाता है ताकि वो जांच कर सकें कि दरख्वास्त देने वाले ने लाजमी फौजी खिदमत अंजाम दी है या नहीं। अगर न दी हो तो फौरन तलबी का हुक्म जारी किया जाता है। अगर मुझे उस वक्त मालूम होता तो मैं शनाख्ती कार्ड के दफ्तर के क्लर्क से बात कर लेता, क्योंकि उस मरहले पर यह एक निहायत सादा सी बात होती। फौजी खिदमत वाला फॉर्म काहिरा भेजा ही न जाता और वहां किसी को आपके बेटे के बारे में मालूम ही ना होता। हुआ यह है कि उसने शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त देते वक्त आपसे सलाह नहीं ली, जिसका मतलब है कि मुझे भी इस बारे में कुछ मालूम न हुआ, और नतीजा ये है कि अब आप इस मुश्किल में पड़ गए। बहरहाल अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा।
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ناممکن بھی نہیں ہے۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ میرے چہرے کے عضلات کچھ ڈھیلے پڑے اور مجھے قدرے اطمینان محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ خطا ہم سب سے ہوتی ہے، اور اب وہی ہے جو اس معاملے سے نمٹنے کی کوئی راہ نکال سکتا ہے۔ ہم اپنے لیے بہت سے مسائل پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمیں اس کی اہلیت پر اعتماد ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری خدمت کے لیے ہر طرح حاضر ہے۔ اس نے میرے بیٹے کے کاغذات رکھ لیے اور ہم سے 2-1 دن بعد آنے کو کہا۔ منشی نے اسے فوری طلبی کا حکم یاد دلایا۔ دلال نے کہا کہ وہ چند دن کا التوا حاصل کر لے گا۔ وہ بھرتی کے افسر سے بات کر کے اسے ہفتے بھر کی رعایت دینے پر آمادہ کر لے گا، اور اس عرصے میں اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ بھرتی کا افسر اسے بہت سے معاملوں میں تعاون کرتا ہے، وہ مسکرایا اور اس کے پیلے دانت چمک اٹھے۔ دلال کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہوئی۔ مجھے دلال کے سرد رویے سے تشویش ہو رہی تھی، کیونکہ ہر ایک نے بتایا تھا کہ اس کا رویہ بہت اطمینان دلانے والا ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں گاؤں کا عمدہ ہوں، یعنی خود حکومت کا ایک نمائندہ، یا شاید وہ منشی کی موجودگی کی وجہ سے خوفزدہ ہو کہ کہیں وہ بعد میں اس کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ چنانچہ میں نے منشی کو دلال کے پاس واپس بھیجا تاکہ وہ اسے اطمینان دلا سکے کہ میری عادت ہے کہ کسی نہ کسی شخص کو، چوکیدار یا منشی کو، ایسے موقعوں پر اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ گھر میں کسی کو ان واقعات کی کچھ خبر نہ تھی۔ میں باہر دوار میں چلا گیا اور منشی اور چوکیدار دونوں کو تاکید کی کہ اس معاملے کا کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ منشی یہ بات سن کر ہنسا اور بولا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے، طلبی کا حکم کبھی وصول ہی نہیں ہوا، کسی رجسٹر یا سرکاری کاغذ میں اس کی آمد کا اندراج ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ دوسرے معاملات کی طرف توجہ کی۔ جائیداد کے منتظم نے ان زمینوں کے کاغذات پیش کیے جو اس عادلانہ حکم کے نتیجے میں مجھے واپس ملنے والی تھیں۔ مجھے ان کو اپنے قبضے میں لینے کی تیاری کرنی تھی۔ ان کاغذات کے ساتھ ان کسانوں کے ناموں کی فہرست منسلک تھی جو ضبطی کے وقت سے ان پر کھیتی کرتے آ رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے کرایہ نامے بنوا رکھے تھے، بعض زمین کے چھوٹے قطعوں کو آسان قسطوں میں مضحکہ خیز حد تک قلیل رقموں کے عوض خرید رہے تھے۔ میں نے تمام کاغذات کا جائزہ لیا۔ کل میں منشی کو بھیجوں گا کہ وہ عدالت میں جا کر پتہ لگائے کہ فیصلے کی نقل کب تک مل سکے گی تاکہ اس پر عمل درآمد کے احکام جاری کرائے جا سکیں۔ اس دوران میں یہاں کے لوگوں کی نبض ٹٹول لوں گا۔ معلوم نہیں وہ پورا امن اور دوستانہ طور پر زمین کا قبضہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے یا مجھے پولیس کی مدد طلب کرنی ہوگی، جو الحمدللہ ہم جیسے مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے موجود ہے۔ میں اس وقت تک زمین کا قبضہ نہیں لوں گا جب تک ان پر ایک بھی کرایہ دار موجود ہے۔ ان شرائط پر زمین واپس لینے سے تو نہ لینا ہی بہتر ہے۔ بٹائی پر دینے سے ایک فدان پر سال میں کل 30 پاؤنڈ ملتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کے محصول دینے پڑتے ہیں۔ قرض کی قسطیں اور فیسیں اس کے علاوہ ہیں، جبکہ اگر زمین میرے قبضے میں ہو، میری جائیداد میں شامل ہو اور میں خود اسے کاشت کراؤں تو ایک فدان پر تمام خرچ نکال کر سالانہ 500 پاؤنڈ کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اگر میں کاشتکاروں سمیت زمین کا قبضہ لے لوں تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہوگا۔ میں نے سوچا میں پہلے ہی پورا معاملہ صاف کر لوں گا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ زمینداروں اور کاشتکاروں کے معاہدوں کا قانون جلد ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ کون مان سکتا تھا کہ ہماری زمینیں ہمیں واپس مل جائیں گی، اور اب جب یہ ناممکن بات واقع ہو گئی ہے تو اور بھی بہت سی ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا اور بہت جلد پرانا دور واپس آ جائے گا۔ جیسا کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، جسے صبر کی نعمت نصیب ہوتی ہے وہی اپنے دل کی مراد پاتا ہے۔ رات ہو گئی۔ جب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو میں رات کا کھانا دوار میں ہی کھاتا ہوں، لیکن آج میں نے گھر میں اپنی سب سے چھوٹی بیوی کے مکان میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیوی رہے گی، کیونکہ اب میں کوئی اور شادی نہیں کروں گا۔ جب میں راہداری سے گزرا تو بڑی اماں اپنے دروازے پر کھڑی تھی اور اس نے مجھے دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ کہا۔ مجھے فوراً اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا معاملہ یاد آیا اور میں نے سوچا کہ اگر یہ بات کھل جائے تو یہ عورت اور اس کی اولادیں سب سے زیادہ خوشی منائیں گی۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو پوری بات بتائی۔
उसे यकीन दिलाया कि उसका बेटा उससे हरगिज जुदा नहीं होगा। लेकिन बात करते करते मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत कम उम्र और ना तजर्बेकार है और जो कुछ हुआ है उसके सही मानी जानने से आजिज है। मुझे ख्याल हुआ कि मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि वो हमारी दुनिया से ज्यादा वाकफियत नहीं रखती। अगली सुबह मुंशी दलाल से मिलने के लिए गया और जब लौटा तो उसकी बातें इत्मीनान से भरपूर थीं। अगरचे उसने ये भी कहा कि दलाल की बातों से अंदाजा होता है कि जब उसकी खिदमात का मुआवजा देने का मौका आएगा तो वो बहुत बड़ी रकम तलब करेगा। मैं तयशुदा वक्त पर दोबारा दलाल से मिलने गया और उसके रवैये में वही सर्द मेहरी महसूस की जिसका तजर्बा पहले हुआ था। शायद ये शख्स जिंदगी के बारे में कोई जोशो खरोश महसूस ही नहीं करता। उसने बताया कि इस मसले को 2 तरीकों से हल किया जा सकता है। पहला हल आसान, महफूज और बेऐब है, जबकि दूसरा दुश्वार और पेचीदा। पहला हल यह है कि मेरे बेटे की दस्तावेजात तैयार करा के उसे मुल्क से बाहर भेज दिया जाए और वहां रहकर लाम बंदी के इस तमाम मामले के ठंडा होने तक इंतजार करे। मैंने इस हल को सुनते ही मुस्तरद कर दिया। वो मुल्क से बाहर क्यों कर जा सकता था? मेरे बेटे के मुझसे जुदा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। चलिए, पहला हल तो यूं खत्म हुआ। इसके बाद उसने दूसरे हल के तरीक़ेकार की तफसीलात बयान करनी शुरू की, जो इस कदर पेचीदा थी कि पहले पहल तो मेरी समझ ही में ना आई। जब आखिरकार समझ में आई तो मैं घबरा गया, क्योंकि इसमें हर किस्म के लोगों को मुलव्विस करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन मैं कर क्या सकता था? जब किसी शय की एहतियाज हो तो उसे हासिल करने की मुश्किलों का भी सामना करना ही पड़ता है। मैंने इस मामले को अगले दिन पर टालने की कोशिश की ताकि अच्छी तरह इस पर गौर कर सकूं, लेकिन मुंशी मुझसे बहस करने लगा कि इस सिलसिले में किसी तरद्दुद की जरूरत नहीं और हम इस मामले को अभी निपटा सकते हैं। चुनांचे मैंने दलाल की तजवीज पर रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन फिर रुक कर इस मंसूबे के आखिरी हिस्से पर गौर करने लगा, जिसके तहत मेरे बेटे को उस वक्त तक गांव से दूर रहना था जब तक मंसूबे पर पूरी तरह अमल न हो जाए। मैंने हंसते हुए कहा कि वो 15 दिन या महीने भर के लिए गांव छोड़कर जा सकता है। इस पर दलाल ने मुझे गौर से देखा और धीमे लहजे में कहा कि ये महीने 2 महीने की बात नहीं, मेरे बेटे को तवील अरसे तक गांव से बाहर रहना होगा और यह अरसा 5 साल का भी हो सकता है। अगर मामले को राज में रखना है तो इसके सिवा कोई चारा नहीं। लड़के की गांव में मौजूदगी ऐसी सरीह शहादत होगी जो हम सबको कैद खाने तक पहुंचा सकती है। मैंने कहा कि मैं उसे आखिरी मौका देना चाहता हूं कि वो किसी शहर के प्राइवेट स्कूल से अपना इब्तिदाई इम्तिहान पास कर ले। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दलाल ने जोर से कहा। आपका बेटा फौज में जा रहा है, कैसा स्कूल और कहाँ की पढ़ाई? फिर वो हंसा और कहने लगा कि इब्तिदाई या सानवी स्कूल की सनद हासिल करना कोई मसला नहीं। ये सब सनदें काहिरा में आसानी से खरीदी जा सकती हैं और वो अब्बासिया के इलाके में एक डॉक्टर से वाकिफ है जिसके पास इन सनदों का ढेर पड़ा है। हर सनद की कीमत उसकी नौइयत, हुसूल के साल, मजमून और नतीजे के एतबार से मुकर्रर होती है। मुझे नाकाबिले यकीन हद तक बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद होने वाली है। मैं अपने बेटे को फौजी भर्ती से बचाकर ऐसी सूरत हाल में मुब्तला कर रहा हूँ जहाँ उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। मैं उसकी माँ के पास वापस गया, उसे सारी बात बताई और तजवीज किया कि वो अपने गांव चली जाए। मुझे ताज्जुब हुआ जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि लगता था कि वो वहां अपनी और अपने बेटे की सलामती के बारे में खौफजदा है। वो जिस बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी वो बहुत सी शाखों में तकसीम हो गया था और उन शाखों के दरमियान आपसी रंजिशें और दुश्मनियां बहुत फैली हुई थीं। मुझे यकीन न आया जब उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो शहर में किराए पर फ्लैट लेकर अपने बेटे के साथ रहे। मैं हफ्ते में 3 बार उन दोनों से मिलने वहां आ सकता हूँ, उसने कहा, या एक कार खरीद सकता हूँ ताकि वहां रहकर रोज गांव आ सकूं। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म है कि मैं अपने गांव से दूर रह ही नहीं सकता। मैं मछली की तरह हूं जो पानी से बाहर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। मेरी जो कुछ जिंदगी है वो यही है, और अब जबकि अच्छे दिन लौट रहे हैं और पहली बार मुस्तकबिल खुशाइन दिखाई दे रहा है, मैं गांव छोड़कर क्यों कर जा सकता हूँ? मुझे उसके इरादों पर शक महसूस होने लगा। यहाँ गांव में मैं उस पर नजर रख सकता हूँ और कोई शख्स उसके कमरे में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन बेटे के साथ उसके शहर चले जाने के बाद मुझे क्या मालूम होगा? मैंने उसकी बात पर बहुत देर तक गौर किया।
मुझे ख्याल हुआ कि अगर मुझे मालूम होता कि इस मामले का ये नतीजा निकलने वाला है तो मैंने अपने बेटे को फौज में भेज दिया होता। मैं ख्वाबगाह में जाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद ना आई। मेरे करवटें बदलने से चारपाई मेरे बदन के नीचे चरचराती रही और मुझे वो दिन याद आते रहे जब मैं वाकई मर्द था। तब मुझे मामले का एक और पहलू याद आया। दलाल ने मुझसे किसी ऐसे लड़के का पता लगाने को कहा था जो मेरे बेटे का हम उम्र हो, जिसकी पैदाइश का दिन वही हो जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था और जिसके खदोखाल भी उससे मिलते जुलते हों, ताकि उसे मेरे बेटे की जगह भर्ती के लिए भेजा जा सके। गांव लौटकर मुंशी ने गांव के पैदाइश और मौत के रजिस्टर का जायजा लेना शुरू किया और आखिर कागज का एक पुर्जा मुझे थमाया जिस पर एक नाम मिस्री लिखा हुआ था। मैं गुस्से में आ गया और उससे कोई और शख्स तलाश करने को कहा। अगर मैं अपने इस रद्द अमल की वजह बताऊं तो आप हंसने लगेंगे। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ही ना आए। हकीकत यह है कि यह लड़का मिस्री एक साबिक चौकीदार का बेटा है और गांव भर में अपनी जहानत और स्कूल में अच्छी कारकर्दगी के बायस मशहूर है। हमेशा अपनी जमात में अव्वल आता है और मैंने उसके लिए अपनी पसंदीदगी को कभी पोशीदा नहीं रखा। कितनी ही बार मैंने उससे हसद महसूस किया है और चाहा है कि काश वो मेरा बेटा होता। मैंने दुनिया के उन नाकाबिले फहम तरीकों पर मायूसी से अपनी मुट्ठियां भींची हैं जहां ऐसे लोगों को आवेज़े नसीब हो जाते हैं जो कान ही नहीं रखते। मिस्री को पिछले साल अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वो कई बहनों का इकलौता भाई है और उसका बाप यह इस्तिताअत न रखता था कि मिस्री को पढ़ने के लिए शहर भेज दे, जबकि गांव में ज़राई इस्लाहात के तहत उसे पट्टे पर मिलने वाली 3 फिद्दान जमीन की काश्त के लिए उसे किसी हाथ बटाने वाले की जरूरत थी। मैं बैठा जिंदगी की बुल अजबियों पर गौर करता रहा। मेरा बेटा, जिसे मैं चाहूं तो तालीम हासिल करने के लिए चीन तक भेज सकता हूं, पढ़ाई में बिल्कुल नाकाम है, जबकि ये लड़का जिसे कपड़ों का दूसरा जोड़ा भी नसीब नहीं, ज़हीन और कामयाब है। 6 औलादों में वाहिद बेटा होने के बायस उसे लाजमी फौजी खिदमत से इस्तिस्ना हासिल है, जबकि मेरा अपना बेटा जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका, भर्ती के लिए तलब कर लिया गया है। मुंशी वापस आया और इसरार करने लगा कि मिस्री ही मुनासिब तरीन शख्स है। मैंने उससे किसी और का नाम तजवीज़ करने की इल्तिजा की, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और सीने में दिल और दिल में लोगों के लिए रहम रखता हूँ और नहीं चाहता कि किसी के साथ जुल्म हो। मुंशी ने कहा कि अगर मामला सिर्फ किसी और नौजवान को तलाश करने का होता तो बहुत सादा था। मिस्री के अलावा भी बहुत से लड़के मौजूद हैं। ये कहकर उसने मुझे उन नरीना औलादों की एक फहरिस्त दी जो उसी दिन पैदा हुए थे जो मेरे बेटे की पैदाइश का दिन था। मैंने उन नामों पर नजर डाली और इसी नतीजे पर पहुंचा कि मिस्री ही मुनासिब तरीन इंतखाब है। मुंशी ने पूछा कि मुझे आखिर क्या तरद्दुद है। मैं तो मिस्री पर एक तरह का एहसान कर रहा हूँ। जो जमीन इस वक्त उसके बाप के पास है वो बहुत जल्द उससे वापस लेकर मुझे दी जाने वाली है और उसके खानदान की वाहिद आमदनी मिस्री के बाप की तनख्वाह रह जाएगी, जो महज 6 पाउंड माहाना है। मिस्री को कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही है और अगर कोई काम ना मिला तो उसे फौज में भर्ती होना ही होगा। इस तरह अपने बेटे की जगह उसे फौज में भेजकर मैं उसके लिए रोजी कमाने और अपने खानदान का पेट पालने का एक जरिया पैदा कर रहा हूँ। उसकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने और रहने सहने का सरकारी बंदोबस्त होगा और यहाँ मैं उसके घर वालों का ख्याल रखूंगा ही। क्या ये लोग ऐसी किसी सूरत हाल का ख्वाब भी देख सकते थे? मुंशी मुझे यकीन दिला रहा था। उसने कहा कि यकीनी रोजगार हासिल करने का वाहिद जरिया फौज में भर्ती होना है, क्योंकि कानून में कहा गया है कि जिस शख्स ने अपनी लाजमी फौजी खिदमत पूरी कर ली हो उसे फारिग होते ही सरकारी मुलाजमत दी जाएगी और अगर वो फौज की मुलाजमत न छोड़ना चाहे तो वो उसे जारी रखकर बड़ी तनख्वाह वाले किसी आला ओहदे तक भी पहुंच सकता है। किसी तरह भी देखा जाए ये मिस्री के लिए बड़े फायदे की बात है। मुंशी ने शाफई और मालिकी और हनफी तलाक की कसम खाकर बताया कि मिस्री खुद फौज में भर्ती होने के मौके की तलाश में है। अभी कल ही उसने डाक खाने जाकर इस सिलसिले में मालूमात हासिल की थी और वहां उसे बताया गया था कि भर्ती का फॉर्म सदर दफ्तर में भर्ती के नायब अफसर से हासिल किया जा सकता है। इसका असल सबब यह है कि मिस्री के घर वालों ने उनसे जमीन वापस लेकर असल मालिक को लौटाए जाने की खबर सुन ली है और उनके पास कोई और रास्ता बाकी नहीं रहा। उन्होंने करीब के गांव के किसान का जिक्र भी सुना है
जिसने जमीन वापस देने से इनकार किया और पुलिस के हाथों मारा गया। मिस्री तो फौज में भर्ती हो ही रहा है, ख्वाह अपने नाम से हो या किसी और की इवजी में। इससे क्या फर्क पड़ता है? रजाकार के तौर पर भर्ती होने के बजाय वो उम्दा के बेटे की हैसियत से भर्ती हो सकता है। मैं मुंशी की बातों से कायल न हुआ और इस मामले के नेको बद पर गौर करता रहा। मेरे साथ मुश्किल ये है कि मेरा ज़मीर हमेशा मुझे टोकता रहता है। छोटे से छोटे फेल के बारे में मुझसे हिसाब तलब किया करता है। आला खानदान से ताल्लुक रखने वाले और अच्छी तालीम हासिल करने वाले फर्द के साथ किसी अनपढ़ गवार के बरक्स यही मुश्किल होती है। मुंशी मुतवातिर मुझे इस बात पर कायल करने के लिए दलीलें देता रहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ दरअसल चौकीदार और उसके बेटे के फायदे में है, और इससे मेरे बेटे को जो फायदा पहुंच रहा है वो महज इत्तेफाकी है। जब मुंशी बोलते बोलते और मैं सुनते सुनते थक गया तो मैंने अपनी मुवाफिकत जाहिर कर दी। मेरे घर से बाहर निकलते हुए मुंशी ने कहा, ठीक है, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं।